डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ही वेट कर रहे थे इस कोड का, BEDSV 101 का, बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे हैं। तो आप वेट आपका खत्म हो चुका है। अब आप लोगों का कमेंट, लाइक एंड शेयर नहीं रुकना चाहिए। आप लोग लाइक करो वीडियो को, शेयर करो वीडियो को, जितने भी दोस्त हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लो। ये जो कोड है आपका BEDSV 101, ये कोड न्यू कोड है, 2024 में ये लॉन्च हुआ था। सो आप लोग ये नहीं सोचो कि भाई इसके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, मिलेंगे, खोजेंगे, तो भाई नहीं मिलने वाला ज्यादा। ठीक है, सो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपका ये 2024 से आया है तो भाई आपको सब्र करना है। बाकी मैंने जो क्वेश्चन सजेस्ट किया है वहां से क्वेश्चन आपके आने की चांसेस बहुत अधिक होगी, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन सजेस्ट किया है जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन दोनों को देखते हुए मैंने सजेस्ट किया और मैंने हैंड रिटेन क्वेश्चन आंसर बनाया। आप देख सकते हो, हमने अपने सोच से आंसर डाला। तो ये कोड के लिए आप लोग जल्दी से शेयर, लाइक, कमेंट कर दो कि सर वीडियो मिल गई। जो भी आप लोग को कमेंट प्यारा, लवली लवली कमेंट कर दो, अपना अपना जो प्यारा प्यार दिखाओ मुझे, मेरे लिए आप लोग कमेंट कर दो, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। एंड आपका कोड का जो टाइटल है स्टूडेंट्स, मूल्य परक शिक्षा। आपको वीडियो कंप्लीट देखना ताकि आपको ये समझ में आ जाए क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना है, और क्वेश्चन देखते ही आपके मुंह में आंसर आना चाहिए, आपको माइंड में आंसर आना चाहिए। धर धर लिखने स्टार्ट कर दो। तो इसलिए ये ऐसा तब होगा जब आप लोग सही से तैयारी कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपके दिमाग में, आपके मुंह में आंसर रहेंगे और एग्जाम में धर धर लिखेंगे फास्ट। ठीक है, तो एग्जाम में आपका पेन नहीं रुकने वाला फिर आपका। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना है। लास्ट में आपको पीडीएफ लेना है, तो आप लोग पीडीएफ पे पहले मरते हो, पहले पीडीएफ नहीं, पहले क्वेश्चन आंसर को समझो। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अगर आप दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं अभी, या फिर जून 26 में देने वाले हैं, दोनों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो आप लोग देख सकते हो, ये आपका BEDSV 101 मूल्य परक शिक्षा। तो इग्नो एग्जाम 25-26 में कभी भी होंगे एग्जाम, तो दोनों के लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं आप लोग को सजेस्ट दिखा देता हूँ। ये सजेस्टेड क्वेश्चन जो है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, शिक्षा और मूल्य परक शिक्षा के बीच संबंध की चर्चा कीजिए। यानी शिक्षा और ये मूल्य परक शिक्षा, ये दोनों क्या है, इनके बारे में आपको बताना है। और मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, देखिए, लोकतंत्र के सिद्धांतों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्यों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4, सतत विकास क्या है, बच्चों में मूल्यों के संवर्धन विधि बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, अच्छा शब्द का क्या अर्थ है, आत्मबोध क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है, व्यक्तित्व विकारों के प्रकार बताइए। इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको करवाऊंगा भी, समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, समाजीकरण क्या है, समाजीकरण में परिवार और सहकर्मी जो साथ में काम करते हैं, उनकी भूमिका पर क्या करना, चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, मूल्य संवर्धन में माता पिता की भूमिका क्या है, क्या भूमिका है मूल्य संवर्धन माता पिता की, इनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, घर सीखने का प्रथम स्थान है। ये बात तो सही है, लेकिन इनके बारे में आपको चर्चा करना है, ठीक है, अपने मन से। तो ये मैं आपको समझाऊंगा, इनके बारे में बताऊंगा। आपको जब समझ में आ जाएगा तो खुद से चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, मीडिया क्या है, मीडिया के नकारात्मक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। देखो, मीडिया अच्छा भी होता है, खराब भी होता है, तो इसके नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 11, शिक्षा और मूल्य शिक्षा के बीच क्या संबंध है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या था, शिक्षा और मूल्य परक शिक्षा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, शिक्षा और मूल्य शिक्षा। नैतिकता और नीति शास्त्र में क्या अंतर है, यह बताना है। परंपरावादी और प्रगतिवादी के बीच क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय दर्शन के उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन कर। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 14 मतलब 14 नंबर दो बार लिख लिया है यहाँ पे। भारतीय दर्शन के उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं, तो आप लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, सूफीवाद को वर्णित कीजिए। भारत में बहुसांस्कृतिक 16 नंबर है, भारत में बहुसांस्कृतिक समाज में रहने की चुनौतियां क्या है, बताना है।
क्वेश्चन नंबर 17 है मूल्य शिक्षा के महत्व पर चर्चा करें। मूल्य विकास में समाजीकरण प्रक्रिया का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 19 मॉडलिंग के को एक प्रक्रिया के रूप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 20 है शैक्षणिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने में सहकर्मी हमें कैसे मदद करते हैं। और अब आपका है लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेरे तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोशल मीडिया क्या है। तो ये सभी आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको बने रहना है। देखिए स्टूडेंट्स, यानी क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन दिखाता हूँ 2024 का, एक बार देख लीजिए आप लोग। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपके सामने दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर, जो पिछले साल पूछे गए हैं। आपका एग्जाम 3 घंटे का एग्जाम होगा, अधिकतम जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो 100 मिलेंगे, ये ध्यान रखना। और ये जो कि वैल्यू एजुकेशन जो है, ये बहुत ही अच्छा मतलब एक कोड आया है। ये कोड जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन पर मतलब पॉजिटिविटी या फिर प्रेरणा के लिए ना, प्रेरणा ये करवाता है ना। समझ जाओ कि एक प्रेरणा का स्रोत है आप बच्चों के लिए। मूल्य परक शिक्षा, यानी शिक्षा को समझते हो, शिक्षा का मूल्य इसमें सीखते हो कि क्या है शिक्षा का असली मूल्य, ठीक है। ज्ञान का असली मूल्य क्या है, डिसिप्लिन क्या होता है, हमें कैसे किसी से बात करना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इनमें इन सभी चीजों को मिलाया गया है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कोड है। तो देखिए आपने देख लिया 3 घंटे का अधिकतम मार्क्स 100 मिल रहा है। तो ये जो है ना दिख रहा है शिक्षा और मूल्यप्रक शिक्षा के बीच संबंध, इन सभी क्वेश्चन को करवाऊंगा, इन सभी को करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस आपको अभी दिख भी गए होंगे, इन सभी क्वेश्चंस को आपको करवाऊंगा। यही आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके क्वेश्चन दिसंबर 2024 में पूछे गए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जून 25 के लिए भी, जून 25 में जो एग्जाम हुआ है उनका भी क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को करवा दूं। अभी दिसंबर 2025 चल रहा है, जून 25 का जो क्वेश्चन पूछा गया था जून 25 में, उनका भी करवाने का मैंने सोचा है। तो आप लोग को जल्दी से मिलेगा सभी वीडियोस, आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए देखिए हिंडिटन है आपका लिखा हुआ, BEDSB 101 मूल्य परक शिक्षा, मोस्ट में क्वेश्चन आंसर। चलो आप अब में से जो भी हिंदू हैं आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणं तमेव, तमेव सर्वमं देव देव। विद्या की देवी सरस्वती माता की जय हो। जय माँ सरस्वती आप लोग लिख दो, जितने भी हिंदू धर्म के हो मेरे साथ, मेरे से कनेक्टेड। एंड मे गॉड गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने खुद से बनाया था, तो मैंने सोचा लिख दूं, क्योंकि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले माँ सरस्वती को याद कर लो, क्योंकि विद्या की देवी है, तो इसे याद करना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है शिक्षा और मूल्यप्रक शिक्षा के बीच संबंध की चर्चा कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यही था, और मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। अब समझिए, शिक्षा और मूल्यप्रक शिक्षा के बीच गहरा संबंध है। शिक्षा और किसके बीच, मूल्यप्रक शिक्षा के बीच ये क्या है भाई, गहरा संबंध है। दोनों के बीच क्या है, गहरा संबंध है। शिक्षा का उद्देश्य न केवल ज्ञान प्रदान करना है, बल्कि व्यक्तियों को समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए तैयार भी करना है। मैंने अभी क्या बताया कि यहाँ पे पॉजिटिविटी आपको देखने मिलेगा, डिसिप्लिन देखने मिला, समाज में कैसे रहना है वो सीखने को मिलेगा। तो ये अभी शिक्षा का मतलब हुआ। अब मूल्यपरक शिक्षा की अगर बात करें, तो मूल्य परक शिक्षा इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह छात्रों को नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत विकास के बारे में सिखाती है। तो आपने ये देखा कि मूल्य परक शिक्षा क्या है, मूल्य परक शिक्षा क्या है, नैतिक मूल्यों को सिखाता है। हमारा जो हमने शिक्षा ग्रहण जो किया है, इन शिक्षा का क्या मूल्य है, उन मूल्य के बारे में जानने को सिखा, उन मूल्य की जिम्मेदारी समझाता है, उन मूल्य को कैसे शिक्षा का उपयोग करना वो समझाता है। तो ये हो गया आपका मूल्य परक शिक्षा, ठीक है। तो अब देखिए आगे, मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता। तो मूल्योन्मुख शिक्षा की जो आवश्यकता होती है वो नैतिक विकास के लिए, सामाजिक जिम्मेदारी के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए, समाज में सुधार के लिए आवश्यक होता है। और तो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। नैतिक विकास में क्या, यह शिक्षा छात्रों को सच्चाई, ईमानदारी और सहानुभूति के बारे में सिखाती है, जो छात्रों के व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैंने ऐसे लैंग्वेज में लिखा है कि पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा।
सामाजिक जिम्मेदारी अब क्या है? यह शिक्षा छात्रों को सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में मदद करती है, जिससे वे समाज में सकारात्मक योगदान दे सके, पॉजिटिविटी फैला सके। तीसरा पॉइंट आपका आता है व्यक्तिगत विकास का। यह शिक्षा छात्रों को अलग आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण और आत्म सम्मान विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट आपका समाज में सुधार। इस शिक्षा से समाज में सुधार हो सकता है क्योंकि यह छात्रों को समाज के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट यहाँ होता था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है और ये समझ लो एक हिंट टाइप का दिया, आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है, आपको सही तरीके से लिखना है और ये ध्यान रखना एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। लोकतंत्र के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहाँ लोकतंत्र का भी बात आ गया। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर जनता अपने लिए एक खास नेताओं का चयन करती है और सरकार के निर्णयों में भाग लेती है। तो लोकतंत्र क्या होता है? जनता, लोकतंत्र में जनता क्या करते हैं? अपने लिए शासक चुनते हैं, अपने लिए सरकार चुनते हैं, अपने लिए नेता चुनते हैं जो उनका उनके लिए कल्याण का काम करता है, जो सामाजिक कल्याण का काम करता है, जो हमारे लिए अच्छे विचार, हमारे लिए सुविधाएं, हमारे लिए शिक्षा, इस सब का व्यवस्था करता है। तो लोकतंत्र, हम लोग लोकतंत्र के अंदर शामिल होते हैं। लोकतंत्र में जनता होता है, ये बात ध्यान रखना। लोगों का शासन। लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत क्या है? कि पहला जनता की भागीदारी, दूसरा बहुमत का शासन, तीसरा अधिकारों की सुरक्षा, चौथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पांचवा जवाबदेही। अब देखिए एक एक करके हम लोग इसे करते भी हैं। जनता की भागीदारी क्या है? इस सिद्धांत के अंतर्गत जनता अपने नेताओं का चयन करती है और सरकार के सभी निर्णयों में क्या करती है? भाग लेती है। दूसरा बहुमत का शासन। इसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं लेकिन अल्पमत के अधिकारों का सम्मान किया जाता है। तीसरा पॉइंट है अधिकारों की सुरक्षा। इस सिद्धांत के अंतर्गत लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। चौथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और कानून के अनुसार निर्णय लेती है। जवाबदेही। इस सिद्धांत में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। जो सरकार जो होते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं लोकतंत्र के अकॉर्डिंग, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है तो जनता के प्रति उन्हें जवाबदेह भी होना पड़ेगा। जनता को जो भरोसा दिया था ना, सरकार ने जो भी भरोसा दिया था जनता को, तो उनके लिए उनको खरा उतरना है, उनके लिए उनको जवाब देना है, काम करना है, ठीक है। अगर काम नहीं करेंगे तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा और अपने कार्यों के लिए जवाबदेही लेती है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्यों की। देखिए इस यानी कि एक ऐसा मतलब शिक्षा है, ये ऐसा कोड है ना जिसमें इतिहास भी ले लिया है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस भी ले लिया है, सोशियोलॉजी भी ले लिया है, सामाजिक विज्ञान के अकॉर्डिंग सभी जो भी आते हैं ना सभी ले लिया है। अब बताओ इतने मतलब बेस्ट है ये कोड। तो भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्यों की व्याख्या कीजिए। तो समझिए भारतीय संस्कृति में कई महत्वपूर्ण मूल्य अंतर्निहित है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में दिखाई देते हैं। जैसे अतिथि देवो भव, ये भारतीय संस्कृति को इंडिकेट करते हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव मतलब अतिथि को भारतीय संस्कृति के अनुसार भगवान का रूप माना जाता है और उनकी सेवा किया जाता है। देखते हो हिंदू धर्म में आप लोग देखे होंगे या फिर मुस्लिम में भी, कोई भी धर्म में अगर कहीं से कोई मेहमान आता है तो उसका विशेष ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह हिंदू धर्म में अतिथि जब भी जो भी आते हैं उन्हें भगवान का रूप माना जाता है और उनकी सेवा पूरा मन से किया जाता है। सत्य और ईमानदारी। अब इसमें देखिए भारतीय संस्कृति में सत्य और ईमानदारी को जीवन के मूल सिद्धांतों के रूप में माना गया है। भारत में मतलब सत्य, हिंदू धर्म में खास करके सत्य बोलना, ठीक है, और ईमानदारी का जीवन जीना, सच्चाई के रास्ते पे चलना, ये मूल सिद्धांत माना गया है।
और अहिंसा मतलब कि हिंसा ना करना, है ना, शांति बनाए रखना, दूसरे के प्रति दया का भावना रखना, तो ये अहिंसा में आता है। चौथा है सामाजिक जिम्मेदारी। तो देखिए ये सब पॉइंट आपको हिंट के लिए दिया गया है, इसके बारे में आप और भी लिखे। सामाजिक जिम्मेदारी, समाज में क्या हो रहे हैं, समाज में कोई भी लोग जो निसहाय है, जिससे सहारा की जरूरत है उसे सहारा देना चाहिए, है ना, जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनका हेल्प करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, ये सामाजिक हमारी जिम्मेदारी है। परिवार और समुदाय को मिला के चलना चाहिए, परिवार को मिला के चलना चाहिए, परिवार से झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए, परिवार को हमेशा परिवार के मतलब खुशी के लिए जो हो जितना हो सके उतना करना चाहिए। सांस्कृतिक विरासत, तो ये सभी एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, इन पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर लेंगे या फिर अलग अलग से सर्च करेंगे तो ये एक्सप्लेन हो जाएगा। गूगल में ही सर्च करेंगे तो एक्सप्लेन मिल जाएगा और इसे समझ लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है सतत विकास क्या है। आप लोग जानते हैं ना सतत विकास क्या करते हैं, आने वाले पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास करते हैं, तो ये सतत विकास में आता है। बच्चों में मूल्यों के संवर्धन की विधि बताइए। दो क्वेश्चन को मिलाया गया यहाँ पर। सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए भी भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन को बचा कर रखते हैं। मतलब अपनी जरूरत को इस तरह से पूरा करते हैं कि आने वाले जो भविष्य में हमारे पीढ़ी होंगे, हमारे बच्चे के बच्चे होंगे, तो ये क्या होंगे उनको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करे, ऐसे संसाधन का उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें अपने पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था का ध्यान रखना होता है ताकि हमारा जो है विकास अस्थायी हो सके। सतत विकास ऐसा तरीका है जिससे हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे खाना, पानी, बिजली, मकान, जरूरत के अनुसार जो भी उपयोग है उनको करना, ताकि अपने आने वाले पीढ़ी भी उन्हीं का उपयोग कर सके, है ना। अगर हम ही सभी का उपयोग कर लेंगे तो भाई वो कैसे क्या उपयोग करेंगे। और बच्चों में मूल्यों के संवर्धन की विधि, उदाहरण द्वारा शिक्षा। पहले पहले देखो मूल्य बच्चों में, देखिए कोई भी मूल्यों की संवर्धन विधि अगर समझाएंगे, मूल्य या शिक्षा का अगर अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, तो उदाहरण के द्वारा शिक्षा, कोई भी शिक्षा अगर उसे दिया जाए तो उसको उदाहरण के द्वारा दिया जाए, बच्चों को समझाया जाए उदाहरण के तौर पर, तो उसे ज्यादा समझ में आएगा। तो उदाहरण के द्वारा शिक्षा बच्चों के लिए भी एक पॉइंट है। ठीक है, मूल्य संवर्धन की। दूसरा, कहानियां और उदाहरणों का प्रयोग। कहानियों, कोई भी चीज अगर समझाते हैं तो उनको कहानी समझा के, उदाहरण दे दे के समझाएं ताकि उन्हें ज्यादा समझ में आए। तीसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की में भागीदारी। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी उनकी क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। मूल्यों पर चर्चा, जो भी कीमती चीज हैं जिनकी कुछ न कुछ मूल्य है उनको उनके बारे में उनको समझाना, और अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करना, जो अच्छे बातें हैं, जो अच्छे चीज है उनके बारे में उनको शिक्षा देना कि बेटा ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ठीक है, तो बस यही है। और इसके बारे में अपने मन से एक्सप्लेन कर सकते हैं 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग। 20 मार्क्स में दे जाएंगे एक क्वेश्चन में, तो आपको 400 वर्ड्स लिखने होंगे, यानी 4 पेज या 5 पेज आपको लिखने होंगे। अगर बड़ा लिखते हैं तो 5 पेज लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है अच्छा शब्द का क्या अर्थ है। आत्मबोध क्या है। अच्छा शब्द, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा शब्द का अर्थ है जो गुणों, विशेषताओं या फिर कार्यों में उत्कृष्टता या सकारात्मकता को दर्शाता है, यही तो अच्छा होता है। यह शब्द अक्सर नैतिकता, गुणवत्ता और उपयुक्तता से जुड़ा होता है। अच्छा शब्द का अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ, उपयोगी, सकारात्मक या पसंद आने वाली चीज। ये क्या है, अच्छा है। अब बात करते हैं इसमें आत्मबोध की। आत्मबोध का मतलब होता है स्वयं को जानना या अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना। यह अपने विचारों, भावनाओं, मूल्यों और उद्देश्यों को पहचानने और समझने की प्रक्रिया है। आत्मबोध व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने और अपनी लक्ष्यों की प्राप्ति करने के में क्या करती है, मदद करती है। आत्मबोध के माध्यम से व्यक्ति अपनी ताकतों और कमजोरियों को समझता है, अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट करता है और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से, व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है, व्यक्तित्व विकारों के प्रकार बताइए। चलिए इसे समझते हैं, व्यक्तित्व की विशेषताएं। देखो व्यक्तित्व का मतलब होता है किसी व्यक्ति के सोचने, समझने, बोलने, चलने और व्यवहार करने का संपूर्ण तरीका।
यानी कि कोई भी व्यक्ति किस तरह से बोल रहा है, उनका विचार कैसा है, लोगों के प्रति कैसे व्यवहार करता है, किस तरह से लोगों से बात करता है, सामने वाले खुश होते हैं कि नहीं होते हैं, यही व्यक्तित्व कहलाता है किसी भी व्यक्ति का। तो समझ में आ रहा है, जो किसी व्यक्ति को अपनी एक अलग पहचान देता है दुनिया में। व्यक्तित्व की विशेषता, व्यक्तिगत क्या है, व्यक्तिगत विशिष्टता, परिवर्तनशीलता, सामाजिक व्यवहार, भरपूर उत्साह, लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करना और अनोखापन, स्थिरता, ये सभी कुछ पॉइंट हैं। और ये पहला क्या है, व्यक्तित्व विशिष्टता। यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व विकार, व्यक्तित्व विकार देखो कहीं लिखा है, क्वेश्चन में ही दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था व्यक्तित्व विकारों के प्रकार बताइए। तो व्यक्तित्व विकार को समझिए क्या होता है। व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व विचार यह मानसिक स्वास्थ्य की क्या है, समस्याएं हैं। मानसिक स्वास्थ्य समझ रहे हैं, जो व्यक्ति के विचारों, भावना और व्यवहारों को क्या करती है, प्रभावित करती है, ये व्यक्तित्व के विकार है। तो व्यक्तित्व विकारों के प्रकार की बात करें तो पहला है सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार, दूसरा है नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व विकार, तीसरा है एंटी सोशल व्यक्तित्व विकार, और चौथा है आपका हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व विकार, और पांचवा है ऑब्सेसिव कंपल्सिव व्यक्तित्व विकार। तो इतना ही पूछे गए थे, तो ये 5 विकार हैं व्यक्तित्व के, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 7, कहता है कि समाजीकरण क्या है। ये जो समाजीकरण सुनते हैं नाम, ये समाजीकरण होता क्या है। समाजीकरण में परिवार और सहकर्मी, तो समाजीकरण परिवार, देखो परिवार एक अलग टाइप की बात होती है, और सहकर्मी क्या होता है, जो साथ में किसी कंपनी में, किसी भी जगह में काम करते हैं, जो एक साथ में काम करने वाले लोगों को सहकर्मी कहते हैं। और परिवार तो जो अपने ही परिवार से होते हैं ना, चाचा मामा फूफा, है ना, तो ये सब परिवार में आ जाते हैं। और बच्चे, एक परिवार में जो बच्चे होते हैं, है ना, पिता माता और उनके बच्चे जो होते हैं, इन एक परिवार में आ जाते हैं। तो ये परिवार और सहकर्मी की भूमिका पर चर्चा करना है। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के नियमों मूल्यों और व्यवहारों को सीखता है। तो ये समाजीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है, समझ जाएंगे ना, जिसमें व्यक्ति क्या करते हैं, समाज के नियम, जो समाज के नियम होते हैं, कैसे समाज में चलना है, समाज के नियम, मूल्यों और व्यवहार, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे व्यवहार है, इन सब चीजों को सीखता है और अपने आप को समाज में एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में स्थापित करता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को सामाजिक रूप से स्वीकार्य और प्रभावी ढंग से कार्य में मदद करती है। समाजीकरण में परिवार की भूमिका, पहला मूल्यों और नियमों को सीखना, दूसरा भावनात्मक समर्थन, तीसरा सामाजिक कौशलों का विकास, चौथा भाषा और व्यवहार, पांचवा संस्कृति और परंपराएं। ये आपके कुछ पॉइंट हैं, तो याद रखना, ये आपके समाजीकरण में परिवार की भूमिका है, माना जाता है। अब समाजीकरण में सहकर्मियों की भूमिका, इसके देखिए, तो सहकर्मी को हम लोग फ्रेंड्स भी बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स भी बोल देते हैं, तो याद रखना। पहला सामाजिक व्यवहार, दूसरा नया अनुभव, आत्मनिर्भरता, सामूहिक जीवन और मूल्य और दृष्टिकोण, ये है सहकर्मियों की भूमिका समाजीकरण में। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन 8 क्या है, देखिए, मूल्य संवर्धन में माता पिता की भूमिका की व्याख्या कीजिए। मूल्य संवर्धन में माता पिता की क्या भूमिका है, उसे समझिए। तो मूल्य संवर्धन में का मतलब इस प्रश्न के अनुसार होगा बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कराना। ठीक है, यानी कि एक माँ बाप को बच्चों, जो अपने उसके जो बच्चे हैं, उन्हें नैतिक अच्छे शिक्षा देना, अच्छी विचार देना, क्या सही है क्या गलत है, इनके बारे में समझाना। जैसे ईमानदारी, सहानुभूति, सहयोग, अनुशासन, सच्चाई और जिम्मेदारी, अच्छी आदतों और सोच का विकास करना। ठीक है, तो ये है। तो माता पिता की भूमिका की बात करें तो भैया, आदर्श प्रस्तुत करना, प्रेम और अनुशासन को शिक्षा देना,
प्रेम और अनुशासन का शिक्षा देना, बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण प्रदान करना और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना। संज्ञानात्मक आप समझते हो, जो अच्छे विचार है ना, जो पॉजिटिविटी विचार है, इन विचारों को बढ़ावा देना, शिक्षा में शामिल होना और धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा देना। धार्मिक मतलब कि जो जिस धर्म के हैं उस धर्म का शिक्षा देना, जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का शिक्षा देना, रामायण, महाभारत, ये क्या कहते हैं, गीता, इन सब के बारे में समझाना। और सांस्कृतिक शिक्षा, संस्कार क्या कहते हैं, संस्कृति हमारा क्या है, उनके बारे में शिक्षा देना और दायित्व को सौंपना। ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है बच्चों के प्रति। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है स्टूडेंट्स आपके सामने। घर जो है कि वो सीखने का प्रथम स्थान है, चर्चा। घर क्या है, सीखने का प्रथम स्थान, सही बात है। हम लोग सबसे पहले कहाँ सीखते हैं, घर में ही सीखते हैं, तो घर ही सीखने का सबसे पहला स्थान है। अब इसी बात को तो अपने दिमाग में जोड़ जोड़ के बहुत सारा पॉइंट आप बना सकते हैं कि नहीं। तो आप समझिए ध्यान से, घर सीखने का प्रथम स्थान है, ये कैसे है समझिए। यह बात पूर्णतः सत्य है कि घर सीखने का प्रथम स्थान है, पहला स्थान है। बच्चे का सबसे पहला और सबसे गहरा संपर्क घर और परिवार होता है, इसलिए घर ही वह प्रथम स्थान है जहां बच्चा बोलना, चलना, व्यवहार करना, अच्छे बुरे की पहचान करना आदि को क्या करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, बच्चे घर में क्या सब सीखते हैं। बच्चे घर में सीखते हैं भाषा और संप्रेषण कौशल, नैतिक मूल्य सीखते हैं, मतलब अच्छे विचार है ना, ईमानदारी को सीखते हैं, सामाजिक व्यवहार क्या होते हैं उसे सीखते हैं, संस्कार और संस्कृति कैसे हैं, संस्कार और संस्कृति को समझते हैं, भावनात्मक विकास को भावनात्मक विकास को सीखते हैं। तो ये है भावनात्मक, मतलब कि किसी चीज को फीलिंग करने के लिए भी सीखते हैं। तो ये सब चीज कहाँ सीखते हैं बच्चे, घर में सीखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। मीडिया क्या है, मीडिया के जो ही नकारात्मक प्रभाव है वो बताना है, उनके बारे में। देखिए आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, आजकल देखते हैं कुछ भी कहीं न्यूज व्यूज देखते हैं तो ये सब कहाँ से आता है भाई, मीडिया से आता है ना। तो मीडिया वह साधन है जिसके माध्यम से हमें जानकारी, मनोरंजन, शिक्षा और विज्ञापन आदि प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है। तो ये मीडिया ही होता है। तो मीडिया के प्रकार की बात करें तो मीडिया के कई प्रकार होते हैं, बट मीडिया की खास प्रकार प्रिंटिंग मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया होता है। तो प्रिंट मीडिया में आपका समाचार पत्र, पत्रिकाएं आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी, रेडियो में टीवी और रेडियो आ जाता है, और डिजिटल मीडिया में आते हैं सोशल मीडिया, वेबसाइट और यूट्यूब, इंस्टा, ये सब आते हैं डिजिटल मीडिया में। ये सब ध्यान रखना। और ये देखो, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसे थोड़ा बड़ा करके आप लोग लिख सकते हो इनके बारे में। मीडिया के नकारात्मक प्रभाव क्या है कि ये भ्रामक सूचनाएं, मतलब फेक न्यूज कभी कभी फैला देते हैं, ये नकारात्मक प्रभाव होता है। हिंसा और अपराध को बढ़ावा देता है, ये हमारा नकारात्मक प्रभाव है। अश्लीलता और अनैतिक सामग्री को दिखाता है, ये नेगेटिव इफेक्ट है। नकारात्मक सोच का विकास करता है, ये नेगेटिव इफेक्ट है। समय की बर्बादी करता है, ये नेगेटिव इफेक्ट है। नकली आदर्श और दिखावा करता है ना, नकली चीजों को दिखाता है, ये क्या है, नेगेटिव इफेक्ट है। ये सब ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 11 आता है। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, शिक्षा और मूल्य शिक्षा के बीच क्या संबंध है। तो चलिए इसको देखते हैं। आंसर देखिए, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान, जानकारी और कौशल प्रदान करना नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के समस्त विकास को सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति में मूल्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा और मूल्य शिक्षा के बीच संबंध की बात करते हैं तो शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण व्यक्तित्व विकास है। शिक्षा क्या है कि व्यक्ति का पूर्ण विकास है। व्यक्ति जिसमें नैतिकता सीखता है, सामाजिक उत्तरदायित्व, सहानुभूति, ईमानदारी जैसे मूल्य आवश्यक, ये सब चीज सीखते हैं। मूल्य शिक्षा इसके बिना अधूरी है, मतलब शिक्षा के बिना मूल्य शिक्षा अधूरी है। मूल्य शिक्षा की अब बात करते हैं तो मूल्य शिक्षा शिक्षा का अभिन्न अंग है जो छात्र के आचरण, व्यवहार और सोच को सकारात्मक दिशा देती है। अगला पॉइंट आपका, शिक्षा के माध्यम से मूल्य जागरूकता को व्यवहार में उतारा जाता है, जैसे सहयोग, सत्य, अहिंसा, आत्म अनुशासन आदि। आज के युग में केवल अकादमिक ज्ञान पर्याप्त नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षा ही समाज और राष्ट्र के निर्माण में सहायक बनती है।
निष्कर्ष है, शिक्षा और मूल्य शिक्षा दोनों परस्पर पूरक हैं। शिक्षा के माध्यम से जब नैतिक और सामाजिक और शिक्षा के माध्यम से जब नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की भी आत्मसात किया जाए, तभी वह सार्थक और पूर्ण मानी जाती है। इसलिए मूल्य शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत किया जाना चाहिए, जाना आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं क्या है। नैतिकता और नीति शास्त्र में क्या अंतर है? चलो इसे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, नैतिकता और नीति शास्त्र। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, नैतिकता और नीति शास्त्र दोनों का संबंध अच्छे बुरे सही गलत के विचारों से है, लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। तो नैतिकता को देखते हैं। नैतिकता का अर्थ क्या होता है? समाज में प्रचलित सही और गलत के व्यवहारिक नियम, ये नैतिकता में आता है। इनके उद्भव परंपरा, संस्कृति और समाज से होता है। एग्जाम्पल, बड़ों का सम्मान करना, झूठ ना बोलना, ये नैतिकता है। ठीक है। शीलता समय स्थान या संस्कृति के अनुसार बदल सकती है। नैतिकता लोगों के व्यवहार और आचरण का सामाजिक फंदा है। और नीति शास्त्र, नीति शास्त्र सही और गलत के सिद्धांतों का दार्शनिक अध्ययन है। उद्भव की बात करें तो तर्क, विवेक, दर्शन शास्त्र से होता है। एग्जाम्पल, क्या किसी स्थिति में झूठ बोलना उचित हो सकता है? ये जैसे प्रश्न क्या है? नीति शास्त्र है। मतलब जिसमें नीति बनाया जाता है, नीतियों को बनाया जाता है और उसे लागू किया जाता है। परिवर्तनशीलता की बात करें तो अस्थायी और सार्वभौमिक तर्कों पर आधारित हो सकता है। नीति शास्त्र नैतिकता के पीछे के तर्क और सिद्धांतों का बौद्धिक व दार्शनिक अध्ययन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अगला है परंपरावादी और प्रगतिवादी के बीच क्या अंतर है, इसे देखना है। तो चलिए देखते हैं परंपरावादी और प्रगतिवादी के बीच अंतर। यहाँ देखिए, परंपरावादी वह होता है जो परंपराओं को महत्व देता है और आधुनिकता या फिर बदलाव के स्थान पर पुराने विचारों और नियमों का क्या करता है? पालन करता है ना। तो पालन कैसे करता है? उचित मानता है, पालन को उचित मानता है। परंपरागत जो विचार होते हैं, पुराने विचार जो होते हैं, उनके नियमों का पालन करना ये उचित मानता है। सोच का आधार की बात करें तो अतीत परंपराओं में रीति रिवाज धार्मिक मूल्यों पर आधारित होती है। परिवर्तनों के प्रति दृष्टिकोण, परिवर्तन का विरोध करते हैं, पुराने नियमों का ही को सही मानते हैं। शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता व परंपराओं की रक्षा करना, ये उद्देश्य होता है। शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए, शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता व परंपराओं की रक्षा करना। समाज की सोच की देखें तो वो समाज के स्थिर और पारंपरिक, ये परंपरानिष्ठ बनाए रखना चाहते हैं। धार्मिक रूढ़ियां, एग्जाम्पल जैसे धार्मिक रूढ़ियां, जातिवादी सोच, महिलाओं के घर तक सीमित रखना, ये सब। उसके आता है परंपरा। तो समझ में आ गया कि जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जो मतलब पुराने रीति रिवाज को देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है। अब प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिवाद जो समाज में सुधार, प्रगति लाए, मतलब कि ग्रो लाए, जो समाज में सुधार करवाए, बदलाव और नवीन विचारों को अपनाने का पक्षधर होता है। यानी और आगे बढ़ने की सोच रखता है। मतलब कि जो प्रगति लाए, जो ग्रो करे, जो समाज को बदले, समाज में नया विचार डाले, तो ये क्या होता है? प्रगतिवादी में आता है। सोच का आधार तर्क, अनुभव, नवीनता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण, परिवर्तन को आवश्यक मानते हैं और प्रयास करते हैं और समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं। शिक्षा की दृष्टि, शिक्षा देखो मैंने जो बताया वही है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा रोक कर। शिक्षा का उद्देश्य सोचने, समझने और नवाचार करने की क्षमता का विकास। एग्जाम्पल, वैज्ञानिक सोच, लिंग समानता, तकनीकी नवाचार। निष्कर्ष, परंपरावादी पुराने मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखने में विश्वास रखते हैं, जबकि प्रगतिवादी समाज में सुधार और नवाचार को प्राथमिकता देते हैं। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय दर्शन के उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारतीय दर्शन का उद्देश्य। भारतीय दर्शन भारत में विकसित हुए दर्शन शास्त्रों का समूह है जो जीवन, आत्मा,
ईश्वर, मोक्ष और मानव कल्याण जैसे गहरे प्रश्नों का गंभीर अध्ययन और चिंतन करता है ना? ये भारतीय दर्शन में आता है। और भारतीय दर्शन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि भारतीय दर्शन का सर्वोच्च लक्ष्य आत्मा की मुक्ति यानी मोक्ष है। यह जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाने और परम सत्य की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। दूसरा, प्रमाण और ज्ञान की खोज। सत्य को जानने के लिए विभिन्न प्रमाणों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य है। तीसरा, आचरण और नैतिकता। सही और गलत के विवेक को समझकर नैतिक जीवन जीना, धर्म का पालन करना तथा सदाचार करना भी इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। दुखों से मुक्ति। जीवन के दुखों का कारण जानना और उनसे छुटकारा पाने की मार्ग दिखाना भी एक प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 15 में जाते हैं। देखो क्वेश्चन 15 में आपका क्या आ गया है? सूफीवाद। सूफीवाद को वर्णित कीजिए। सूफीवाद को वर्णित कीजिए। सूफीवाद क्या है, इनके बारे में बताइए। यहाँ से देखिए, सूफीवाद इस्लाम धर्म की एक रहस्यवादी शाखा है, याद रखना, जो प्रेम, भक्ति, त्याग और आत्मा की शुद्धता पर आधारित है। सूफी संतों ने ईश्वर को पाने का मार्ग आत्मा की पवित्रता, सेवा, प्रेम और ध्यान में बताया है। ध्यान को बताया है। यह आंदोलन मुख्य रूप से 8वीं सदी के आसपास प्रारंभ हुआ और भारत में 12वीं सदी में क्या थे, प्रमुखता से फैला। सूफीवाद की विशेषताएं। ईश्वर से प्रेम। सूफियों ने ईश्वर को प्रेमी और आत्मा को प्रेमिका माना है। उसके अनुसार प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को पाया जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता। सूफी संत हिंदू और मुसलमान दोनों के प्रति समान प्रेम और सम्मान रखते थे। गुरु शिष्य परंपरा। सूफी संतों के शिष्य होते थे, जिन्हें वे आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। भारत में प्रमुख सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, ये क्या थे? सूफी संत थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है। भारत में बहुसांस्कृतिक समाज में रहने की चुनौतियां क्या है, ये आपको बताना है। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है, आप सभी को पता है। यहाँ के बहुत धर्मों के लोग रहते हैं ना, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। अनेक धर्म, जातियां, भाषाएं और परंपराएं एक साथ निवास करती है। यह विविधता जहां एक और भारत की शक्ति है, वहीं इसके कारण कई सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चुनौतियां भी उत्पन्न होती है। और मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित है। पहला, सांस्कृतिक टकराव। विभिन्न समुदायों के रीति रिवाजों, परंपराएं और विश्वास एक दूसरे से अलग होते हैं। कभी कभी यह भिन्नताएं सामाजिक तनाव या फिर विवाद का कारण बन जाती है। भाषाई विविधता। भारत में 22 आधारिक भाषाएं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती है। इस विविधता के कारण संप्रेषण और भी शिक्षा में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। जातिवाद और भेदभाव। जाति और आधारित असमानता अब भी कई क्षेत्रों में व्याप्त करती है। यह सामाजिक एकता और समावेशिता में बाधा बनती है। निष्कर्ष, भारत में बहुसांस्कृतिक समाज का होना गौरव का विषय है, लेकिन इसके साथ जुड़ी चुनौतियों का समाधान सहिष्णुता, संवाद, शिक्षा और समानता के माध्यम से किया जा सकता है। सभी समुदायों को साथ लेकर चलना ही देश की प्रगति का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं स्टूडेंट्स 17। आप लोग क्या करना, ये क्वेश्चन को लिख लेना पहले। 21 जो भी क्वेश्चन है उसे लिख लेना कॉपी में, देन आप लोग को आंसर को देखना है, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप लोग को पीडीएफ में इसी तरह से देखना है। क्वेश्चन को लिख लेना, क्वेश्चन सामने रखना, आंसर का इतना कष्ट आप लोग करना ताकि आपको क्वेश्चन भी याद रहे और आंसर भी, ठीक है। थोड़ा कष्ट करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। 17 नंबर में है मूल्य शिक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं, मूल्य शिक्षा के महत्व। यहाँ पे देखिए, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक
और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना है, जिससे वे एक अच्छे नागरिक और संवेदनशील मानव बन सके। मूल्य शिक्षा के महत्व की बात करें तो उसमें क्या है, उनका महत्व है कि चरित्र निर्माण होता है। यह व्यक्ति के भीतर ईमानदारी, सत्यता, कर्तव्यनिष्ठा जैसे गुणों का क्या करता है, विकास करती है। यह एक मजबूत और संचरित समाज के निर्माण में सहायता करती है। सामाजिक समरसता, इनके महत्व के बाद सामाजिक समरसता में क्या, यह सहयोग, सहिष्णुता, समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देती है। समाज में जाति, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव को कम करती है। राष्ट्र का निर्माण करता है। मूल्यनिष्ठ नागरिक देश की उन्नति में सहयोग करते हैं। यह भ्रष्टाचार, हिंसा, अन्य असामाजिक बुराइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। निष्कर्ष, मूल्य शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। यह व्यक्ति को न केवल एक अच्छा विद्यार्थी बनाती है बल्कि एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मूल्य विकास में समाजीकरण प्रक्रिया का क्या महत्व है? देखिए, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अ, समाज के नियमों, मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों को सीखता है और अपनाता है। यह प्रक्रिया मूल्य विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मूल्य विकास में समाजीकरण की भूमिका और महत्व की बात करें तो ये पहला तो मूल्यों की सीख प्रारंभिक अवस्था से परिवार क्या है भाई, परिवार, विद्यालय, मित्र और समुदाय के माध्यम से व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था से ही अच्छे बुरे सही गलत का भेदभाव समझता है। दूसरा, अनुकरण और अनुशासन, बच्चे अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखते हैं और माता पिता, शिक्षक, वयस्क आदि का व्यवहार बच्चे के मूल्य गठन को प्रभावित करता है। यह अनुकरण समाजीकरण का आधार बनता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, सांस्कृतिक हस्तांतरण। समाजीकरण के माध्यम से सांस्कृतिक परंपराएं, नैतिक मूल्य और मान्यताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, मॉडलिंग को एक प्रक्रिया के रूप में समझाइए। मॉडलिंग क्या है भाई, इसे बताना है। मॉडलिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी वास्तविक वस्तु, घटना या प्रणाली का एक प्रतिनिधित्व तैयार करते हैं। इसे एक प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। समस्या की पहचान, सबसे पहला पॉइंट समस्या की पहचान। सबसे पहले यह समझा जाता है कि किस समस्या या फिर प्रणाली का मॉडल बनाना है। दूसरा, जानकारी एकत्र करना, मॉडल तैयार करने के लिए आवश्यक तथ्यों, आंकड़ों और सूचनाओं को एकत्र किया जाता है। तीसरा, मॉडल का निर्माण, एक सरल और स्पष्ट मॉडल तैयार किया जाता है जो मूल प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। यह मॉडल भौतिक, गणितीय, सांकेतिक या सैद्धांतिक हो सकता है। चौथा, उपयोग, अंतिम मॉडल को निर्णय लेने, शिक्षा अनुसंधान या फिर पुनः पूर्वानुमान के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, शैक्षणिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने में सहकर्मी हमें कैसे मदद करते हैं? तो ध्यान से समझिए, सहकर्मी शैक्षणिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने में कई तरीकों से मदद करते हैं। सहकर्मी यानी कि फ्रेंड्स, तो अगर शिक्षा के तौर पे अगर फ्रेंड्स की अगर बात करें, सहकर्मी की बात करें, तो बहुत तरीके से मदद करते हैं। देखिए, वह क्या करते हैं, वे हमें कठिन विषयों को समझने में सहायता करते हैं। जिसको ऐसा विषय होता है ना जो उन्हें समझ में आता है, हमें नहीं आता है, तो वो हमें क्या करते हैं, समझाते हैं। समूह अध्ययन में मिलकर पढ़ाई करने से ज्ञान की अदला-बदली होती है। मतलब जो हमें नहीं जानता है, एक साथ में अगर बैठ के हम लोग पढ़ते हैं सहकर्मी के साथ, तो जो हमें नहीं आता है वो उन्हें बताते हैं। जो हमें नहीं आता है वो उनसे सीखते हैं, जो उन्हें नहीं आता उसे हम सिखाते हैं। अ, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा से प्रेरणा मिलती है। वे हमें अनुशासित और समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। संदेहों को स्पष्ट करने में सहारा देते हैं। मतलब कोई भी संदेह हो, कोई भी डाउट हो, डाउट को क्लियर करने में मदद करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21। अब स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आपका यही था कि सोशल मीडिया क्या है ना? तो देखिए सोशल मीडिया क्या है। स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं या बातचीत।
और जानकारी साझा करते हैं, विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम ये सोशल मीडिया है, जहाँ हम लोग रील्स देखते हैं, यहाँ चैटिंग करते हैं, फेसबुक में भी चैटिंग करते हैं, है ना? यूट्यूब में भी यूट्यूब में हम लोग नया चीज़ सीखते हैं, कोई भी चीज़ समझना हो जानना हो तो यूट्यूब में सर्च करते हैं, सीखते हैं। सोशल मीडिया के लाभ, यहाँ पे क्या होता है सोशल मीडिया में सूचनाओं का आदान-प्रदान, ताज़ा खबरें, शैक्षणिक जानकारी और दुनिया भर की घटनाएँ तुरंत जान सकते हैं सोशल मीडिया में। और संपर्क बनाए रखना, दोस्तों, रिश्तेदारों और दूर-दराज के रहने वाले लोगों से हम लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है? ये लाभ है। सीखने का माध्यम है, कई शैक्षिक वीडियो, ऑनलाइन कोर्स और जानकारी मुफ्त में उपलब्ध हो जाता है यहाँ पे। मतलब कि हम लोग ऑनलाइन वीडियो देख के एजुकेशन अपना पूरा कर सकते हैं ना, शिक्षा पूरा कर सकते हैं। सोशल मीडिया की हानियाँ, देखो इसमें देखो समय बर्बादी होती है, जैसे कोई गलत उपयोग करता है, इंस्टाग्राम चलाया तो स्क्रॉलिंग कर रहा है, रील्स देख रहा है ना, फेसबुक में रील्स देख रहे हैं। तो इस तरह से ये समय की बर्बादी, यूट्यूब में अच्छे वीडियो देखने के बजाय खराब वीडियो देख रहे हैं, मतलब कुछ से कुछ देख रहे हैं, गाना-वाना सुन रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो ये भी समय की बर्बादी है। ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताने पर पढ़ाई और काम पर असर पड़ता है। नकली जानकारी, गलत, क्योंकि सोशल मीडिया में क्या होता है, गलत-गलत जानकारी मिल जाता है, कभी-कभी फेक न्यूज़ भी हमें मिल जाता है सोशल मीडिया में। क्योंकि वे वायरल करने के चक्कर में उल्टा-पुल्टा कुछ भी डाल देता है, ये भी नुकसान है। निजता का खतरा, निजी जानकारी लीक हो जाती है, कभी-कभी प्राइवेट जानकारी किसी की लीक हो जाती है, ये खतरा होता है, गलत उपयोग किया जा सकता है उस चीज़ को, तो ये सब खतरा होता है। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स, कंप्लीट जितने भी मोस्ट क्वेश्चन थे वो के, और एक जो ये वीडियो 1-2 वीडियो और लाऊँगा मैं, जिसमें मैं कोशिश करूँगा जून 2025 का यानी कि सॉल्व करने का क्वेश्चन आंसर, ठीक है? तो कोशिश करूँगा जून 25 के लिए भी सॉल्यूशन करवा दूँ। जून 25 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना बीईटीएसबी 101 में, उनका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को करवा दूँगा। मैं कोशिश करता हूँ बहुत जल्दी लेके आऊँ वीडियो। तो ये पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम में मिलेगा, जिसमें पासवर्ड लगा होगा, तो भैया पासवर्ड केवल आपको इंस्टा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पासवर्ड आपको इंस्टा में मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलेंगे टेलीग्राम में पीडीएफ, जिसमें पासवर्ड लगा होगा, पासवर्ड के लिए आपको आना होगा इंस्टा में, ये आपका इंस्टा आईडी है, देख लो। और या डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टा का लिंक दिया हुआ, वहां से आप लोग जा सकते हैं। सो so, आज की वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। जनस प्ले बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से भूलो। गुड लक।